Hello students, today we are going to start with the last part of Unit 2, that is Presumptions of Statutory Interpretation. आज हम लोग Unit 2 जो कि MCBU का सिलेबस है उसका आखिरी हिस्सा Presumptions of Statutory Interpretation पढ़ेंगे। इसका अर्थ है कि वो मान्यताएं जो कि कानूनों के निर्वचन करने में कोर्ट्स के द्वारा अनिवार्यता फॉलो की जाती हैं। तो उसमें से पहला है प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दैट मीन्स द कोर्ट्स assume statutes enacted by a legislature constitutionally and legally valid unless proven otherwise। तो ये एक बिल्कुल मौलिक मूलभूत नियम है निर्वचन का और संवैधानिक कानून का। इसका अर्थ होता है कि कोर्ट्स जो होते हैं हमारे भारत के न्यायालय, वो ये मान के ही चलते हैं कि यदि विधायिका ने कोई कानून बनाया है तो वो वैलिड होगा जब तक कि उसको सामने से आकर के चैलेंज ना किया जाए। इसका एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, इफ़ अ मोटर टैक्स लॉ मान लो इज चैलेंज इन कोर्ट, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द चैलेंजर टू प्रूव इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो अगर कोई नया टैक्स लॉ है उसको चैलेंज कर दिया जाता है कोर्ट में, तो उसको गलत सिद्ध करने का जो बोझ है वो चैलेंजर पर ही होगा और उसी को ये प्रूफ करना पड़ेगा न्यायालय में कि उस विधायिका द्वारा बनाया गया वो जो कानून है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर बात कर ले तो अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट करती है और वो ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है ड्यू टू मिसरिप्रेजेंटेशन, दे मस्ट प्रोवाइड एविडेंस। तो जो भी पार्टी ये कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, उसी को ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो ये सिद्ध करे कि जो वो कह रहा है वो सत्य है। फिर जो दूसरा प्रिजम्पशन है वो होता है स्टैट्यूट्स आर टेरिटोरियल इन ऑपरेशन। जो कानून होते हैं वो टेरिटोरियल होते हैं, क्षेत्रीय होते हैं जब उनको लागू करने की बात आती है। इट मीन्स दैट लॉज इनेक्टेड बाय कंट्रीज लेजिस्लेचर जनरली अप्लाई ओनली विद इन इट्स ओन जोग्राफिकल बाउंड्रीज। इसका अर्थ होता है कि कानून जो कि देश की विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं वो उसी देश की जोग्राफिकल बाउंड्रीज पर ही के अंदर ही लागू होंगे। ये नहीं कि आप किसी अन्य देश पे अपने देश का कानून लागू कर दे। भारत देश का कानून श्रीलंका पे लागू नहीं होगा। तो जो देश की बाउंड्रीज है उसके अंदर उन्हीं की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून लागू होंगे। दिस में बी अंडरस्टूड एज सॉवरेनिटी। इसको आप संप्रभुता का नाम भी दे सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि हर देश के पास अपनी अथॉरिटी होती है, अपना एक कानून का सिस्टम होता है और वो अपने कानूनों को किसी दूसरे देश पर लागू नहीं कर सकता है, ये पावर उसके पास नहीं होती है। तो दिस में बी अंडरस्टूड एज सॉवरेनिटी, मीनिंग दैट ईच कंट्री हैज़ अथॉरिटी over its own legal system and cannot impose its laws on other nations without an agreement or specific judicial grounds। इसके की एस्पेक्ट्स हैं प्रिजम्पशन अगेंस्ट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इफेक्ट। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल अपने देश की बाउंड्री के बाहर किसी भी प्रकार के कानून को, अपने देश के कानून को नहीं लागू कर सकते। दूसरा है जुरिडिक्शन एंड एनफोर्समेंट। तो जुरिडिक्शन का क्षेत्र भी यही बाउंड्री होगा और एनफोर्समेंट भी इसी बाउंड्री के अंतर्गत ही हो सकता है। अब इसके एक्सेप्शंस हैं जो
तो 3 एक्सेप्शंस हमको यहाँ पे ध्यान रखने चाहिए जहाँ पे टेरिटोरियल बाउंड्रीज ओवररूल हो जाएंगी। जैसे पहला होता है क्रिमिनल लॉज। तो यदि क्रिमिनल लॉज की बात है, जहाँ तक जैसे टेररिज्म है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इसमें अपने देश की बाउंड्री के बाहर भी हम इन कानूनों को मानवीय आधार पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टैक्स लॉज हैं दूसरे। मान लीजिए जैसे यूएसए का अपना टैक्स लॉ है, तो वो अपने नागरिकों पे किसी भी देश से वो आय कर रहे हो, वो सभी आय पे वो टैक्स चार्ज करता है। हमारे यहाँ भारत में यदि भारत का नागरिक भारत के अंदर कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो भारत के अंदर उसको टैक्स देना है। लेकिन अगर वो भारत के बाहर जाके कुछ कर रहा है तो उन गतिविधियों पे भारत सरकार उससे टैक्स नहीं लेती है। जबकि यूएसए के अंतर्गत उनके यहाँ का नागरिक कहीं पर भी जाके कोई भी व्यवसाय करे, उससे जो भी उसको आय होगी उन सभी आयों पे वो टैक्स लेती है। तीसरी बात इंटरनेशनल ट्रेड और सैंक्शंस है। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका व्यापार होता है और अंतर्राष्ट्रीय जो आपको सैंक्शंस लगाए जाते हैं, तो कंट्रीज़ सैंक्शन कर सकती हैं अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आदि को। अब इस पूरे जो प्रिजम्पशन है, मान्यता है, उसमें एक बात और कह सकते हैं कि जो एम्बसीज होती हैं, जो राजदूत निवास होते हैं, जो कि किसी भी एक देश का राजदूत निवास किसी अन्य देश में होता है, एक देश की एम्बसी दूसरे देशों में होती है, तो उन एम्बसीज के अंदर भी उस उपयुक्त देश का कानून चलेगा। जैसे भारत का कानून भारत की एम्बसीज में भी चलेगा, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में बनाई हुई हो। तो ये बात और हमको याद रखनी चाहिए। तीसरा प्रिजम्पशन जुरिडिक्शन को लेकर है। इट इज़ अ लीगल प्रिंसिपल दैट अज्यूम्स अ कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी हैज़ जुरिडिक्शन और लीगल पावर अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है जिसके अंतर्गत कोई भी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या फिर अथॉरिटी के पास लीगल पावर होती है, जब तक कि उसको सामने से कोई अन्य पार्टी मना ना कर दे या प्रूव ना कर दे कि ऐसा नहीं है। इट इज़ अप्लाइड टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉज। ये देश के अंदर के कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों पर ही लागू होता है ये नियम। इसके जो मुख्य बिंदु हैं, पहला है प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ जुरिडिक्शन। तो ऐसा माना जाता है कि किसी भी न्यायालय के पास जुरिडिक्शन होता है। तो कोर्ट जनरली प्रिज्यूम दैट दे हैव जुरिडिक्शन अनलेस चैलेंज्ड बाय द पार्टी सक्सेसफुली। तो कोर्ट्स के पास प्रिज्यूम करते हैं वो कि उनके पास जुरिडिक्शन है, उनके पास लीगल पावर है, जब तक कि उनको चैलेंज ना कर दिया जाए। और यदि चैलेंज किया जाता है तो बर्डन ऑफ प्रूफ चैलेंजर के ऊपर ही होता है। दूसरी बात टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है। कोर्ट्स अज्यूम जुरिडिक्शन ओवर केसेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज। तो जितने भी न्यायालय हैं उनकी जो क्षेत्र अधिकार है उसके अंदर वो जुरिडिक्शन को धारण करते हैं। तीसरी बात सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन से है। मान लीजिए अगर कोई फैमिली कोर्ट है तो उसका जुरिडिक्शन डाइवोर्स केसेस पे होगा, लेकिन वो क्रिमिनल केसेस को कवर नहीं करेगा। चौथी बात इंटरनेशनल जुरिडिक्शन है। अगर क्रॉस बॉर्डर केसेस हैं तो कोर्ट्स अज्यूम करते हैं जुरिडिक्शन अनलेस देयर आर ट्रीटीज, एग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉस प्रिंसिपल दैट सजेस्ट अदरवाइज। तो अगर क्रॉस बॉर्डर केसेस होते हैं, यानी वो केसेस जो एक से ज़्यादा देश से संबंध रखते हैं,
तो फिर कोर्ट्स जुरिडिक्शन अज्यूम करेंगे अनलेस देयर आर ट्रीटीज एग्रीमेंट्स, जब तक कि कोई संधि ऐसी ना हो, कोई एग्रीमेंट ऐसा ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज ना आ जाए सामने जो कि अन्यथा सजेस्ट करते होंगे। चौथा प्रिजम्पशन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ऐसी मान्यता है कि कानून जो देश के अंदर लागू होते हैं, किसी देश के द्वारा न्यायपालिका लागू करती है, विधायिका बनाती है, ऐसे सभी कानून अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन नहीं करेंगे जब तक कि कोई ऐसी संधि साइन ही ना कर रखी हो, बिल्कुल ही मुक्त राज्य ना हो, वो मुक्त देश ना हो। तो इट इज़ अ स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल दैट एज्यूम्स दैट लेजिस्लेचर डू नॉट इंटेंड टू पास लॉ दैट कॉन्फ्लिक्ट विथ इंटरनेशनल लॉ। तो एक ये सामान्य नियम है निर्वचन का कि कोई भी विधायिका किसी भी देश की ऐसे कानून नहीं बनाती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन करे। की पॉइंट्स इसके हैं, कोर्ट्स इंटरप्रेट डोमेस्टिक लॉ कंसिस्टेंटली विथ इंटरनेशनल लॉ। जो भी कोर्ट्स होते हैं, न्यायपालिकाएं होती हैं, वो अपने देश के अंदर की विधियों को अंतर्राष्ट्रीय विधियों के साथ साथ इंटरप्रेट करती चलती हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय विधियों का उल्लंघन ना हो सके। मान लीजिए अगर कोई देश ने ह्यूमन राइट ट्रीटी साइन कर रखी है तो फिर जो न्यायालय हैं वो इंटरप्रेट करेंगे अपने देश के कानूनों को इस हिसाब से ताकि वो उस ट्रीटी का उल्लंघन ना करें। क्लियर लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है टू ओवरराइड इंटरनेशनल लॉ। ये बात क्यों कही जा रही है कि मान लीजिए कोई देश नहीं मानना चाहता अंतर्राष्ट्रीय विधियों को, तो उसको एकदम स्पष्ट तौर से बोलना पड़ेगा क्लियर लैंग्वेज में कि वो उस स्पेसिफिक अंतर्राष्ट्रीय विधि से कोई सरोकार नहीं रखता। जैसे मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने WHO को ना कहा और आज वो क्लाइमेट चेंज COP से बाहर होना चाहता है, उसने रेफ्यूजीज़ और NRIs को उनके देशों में वापस कर दिया है। तो ये सब करते समय और करने से पहले उसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आकर के स्पष्ट तौर से इन बातों को कहा है। तो कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विधियों को हम फॉलो नहीं करना चाहते एक देश के तौर पे, तो हमको स्पष्ट तौर से उन बातों को सबसे कहना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जहाँ तक एप्लीकेशन इन ट्रीटीज़ एंड कस्टमरीज लॉ की बात है, यानी कोई भी संधि या कस्टमरी लॉ को अप्लाई करने की बात है, तो कोर्ट्स ये मानते हैं द डोमेस्टिक लॉ डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट राटिफाइड ट्रीटीज़। अगर कोई ट्रीटी का रेटिफिकेशन हो गया है, सब लोगों ने उसको मान लिया है, वेरीफाई हो चुकी है वो अपने देश के कानून के द्वारा, तो डोमेस्टिक लॉ उसको उल्लंघन नहीं करेंगे। या फिर कोई कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ हो विच इंक्लूड्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नॉर्म्स लाइक प्रोहिबिशन ऑफ जीनोसाइड और टॉर्चर। तो ये सभी कुछ मानवीय आधार पर बेस्ड होता है ताकि हमारा देश, हमारा जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जीवन को आगे बढ़ाए, ना कि मृत्यु को। तो जीनोसाइड या अमानवीय जो कृत्य होते हैं उनके अगेंस्ट में ये वर्डिक्ट रहता है। रेनफोर्सिंग लीगल स्टेबिलिटी एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। जिस प्रकार से किसी परिवार में कोई भी सदस्य अकेला अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकता, ठीक इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक देश अकेले ही सरवाइव नहीं कर सकता, उसको एक दूसरे की आवश्यकता होती है, एक देश को अन्य देशों की आवश्यकता होती है। कोई चीज़ हमारे पास नहीं है तो वो हम इंपोर्ट करते हैं अन्य देशों से, कोई चीज़ हमारे पास बहुत अधिक है तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों के, ताकि उससे हमें
अर्निंग हो सके, हमारी इकोनॉमी मजबूत हो सके। तो इसीलिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। एग्जाम्पल्स में अगर आप लेंगे तो इंडियन लॉज जो होते हैं वो ज़्यादातर बनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन, जो कि जैसे UDHR आदि है, और उनके जो अन्य संविधियां हैं जैसे कि कोवेनेंट्स जिसको कहते हैं हम लोग। और भारत बहुत सारे एग्रीमेंट्स को साइन किया हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, UNO में वो सिग्नेटरी है। तो इसीलिए ये सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेटिक रिलेशन एक देश के दूसरे देशों के साथ बने रहें और सर्वाइवल की राह पर आगे बढ़ते रहें। अब आइए पांचवा और आखिरी जो हमारा नियम है निर्वचन का, उसको देखें। प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इट मीन्स लॉ अप्लाई टू इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द लॉ कम्स इनटू इफेक्ट। पहले के इवेंट्स में नहीं अप्लाई करना है। रेट्रोस्पेक्टिवली कानून लागू नहीं होते हमारे देश में, हमेशा प्रोस्पेक्टिवली ही लागू होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि हमारे देश के अंदर, भारत देश के अंदर सभी कानून जो हैं प्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट करेंगे जब तक कि विधायिका का स्पष्ट मानसिकता नहीं होगी कि ये फला कानून रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि पीछे के समय से लागू किया जाए। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि ऐसा करने से, प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन से, जो एग्जिस्टिंग राइट्स होते हैं नागरिकों के वो सुरक्षित रहते हैं। ये भी बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है, पक्का हो जाता है कि क्या होना वाला है। इट अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज ऑफ जस्टिस। रूल ऑफ लॉ को ये अपहोल्ड करता है, डेमोक्रेसी की सुरक्षा करता है। इट हेल्प्स टू अडेप्ट लॉज टू चेंजिंग टाइम्स एंड नीड्स ऑफ सोसाइटी। जैसे जैसे हमारे यहाँ सामाजिक बदलाव होते हैं उनके अनुरूप हम अपने कानूनों में भी बदलाव करते जाते हैं और आगे के समय में ये लागू होंगे। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि जनवरी 1, 2000 में ऐसा कहा गया कि स्मोकिंग जो है, सिगरेट आदि पीना पब्लिक प्लेस पे पनिशेबल है। तो आप जनवरी 1 के पहले यदि आपने किसी हॉस्पिटल में खड़े हो कर के स्मोकिंग की होगी, उसकी वजह से कोई व्यक्ति का दम घुट गया हो और उसकी मृत्यु हो गई हो, तो अब अगर जनवरी 1, 2000 में ये कानून बना है तो वो वाला परिवार जो उस समय परेशान हुआ, जिसके इस घर में मृत्यु हुई, वो आज इस कानून के बेसिस पे पार्टी नहीं बना सकता है अन्य व्यक्ति को कि आप हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किए हैं और आप हमको अब भरण पोषण दीजिए। क्योंकि कोई भी कानून प्रोस्पेक्टिवली तो लागू हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिवली लागू नहीं हो सकता। तो जो घटना हो चुकी है उस समय वो कानून अगर नहीं बना था तो आने वाले समय पे कानून बनने के बाद उस घटना का खामियाजा हम इस कानून के आधार पर नहीं क्लेम कर सकते। इसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। एनी स्टैट्यूट दैट चेंजेस प्रोसीजर और क्रिएट्स न्यू राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। अगर कोई भी कानून ऐसा बना है जो कि प्रोसीजर में बदलाव करता है, कोई नई राइट्स और लाइबिलिटीज़ पैदा करता है, तो भी ये आपका रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं ऑपरेट होगा, ये हमेशा प्रोस्पेक्टिवली होगा। तो ऐसा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा एकदम स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी कानूनों का जो ऑपरेशन है वो प्रोस्पेक्टिवली होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली।
ताकि हमारे यहाँ न्याय रूल ऑफ लॉ जो है वो स्थापित रहे। इसी क्रम में डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग और समझ लेना चाहिए। यह एक टूल है जिससे ये मदद मिलती है कि टाइमली सॉल्यूशन हो जाए किसी भी नागरिकों की किसी भी समस्या का। एक केस लॉ है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले इस डॉक्ट्रिन को लगाया, जो था IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का केस है, आप सभी लोग को पता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि पार्लियामेंट लैक द अथॉरिटी टू ऑल्टर बेसिक राइट्स। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल बेसिक राइट्स को, मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं कर सकती। CJI सुब्बा राव क्वेश्चन किए थे इस केस में कि पार्लियामेंट किस प्रकार से किसी भी बेसिक राइट को रिपील कर सकती है 2/3 मेजॉरिटी से, क्योंकि ये केस पंजाब का था। तो वहाँ की विधायिका से उन्होंने पूछा, भाई आप 2/3 मेजॉरिटी से बेसिक फंडामेंटल राइट को कैसे रिपील कर लोगे, अगर कोई रेगुलर लॉ पास करके भी पार्लियामेंट उस चीज़ को रिपील नहीं कर सकती। मैंने जो चीज़ पार्लियामेंट नहीं कर सकती वो एज अ स्टेट लेजिस्लेचर आप कैसे कर लोगे। ही कंटेंडेड, उन्होंने कहा दैट आर्टिकल 13(2) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेफिनेशन ऑफ लॉ एनकम्पासेस कॉमन लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और उनके सारे अमेंडमेंट। उन्होंने बोला भैया कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉ की परिभाषा है उसमें कॉमन लॉ भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आता है और उसके अंतर्गत जितने अमेंडमेंट हुए हैं वो सभी भी शामिल हैं। द स्टेट वॉज नॉट परमिटेड टू चेंज द बेसिक राइट। तो किसी भी राज्य को, राज्य यानी हमारे देश के अंदर जो राज्य है जैसे MP, UP आदि, तो कोई भी राज्य जो है फंडामेंटल राइट्स, बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनको ओवर रूल नहीं कर सकता। द कोर्ट रूल दैट दिस रूल would be applicable only prospectively। तो इसीलिए ये सारा रूल, इवन जो बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकते, ये कानून फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता, ये प्रोस्पेक्टिवली ही लागू करेंगे, ना कि रेट्रोस्पेक्टिवली। तो दोस्तों ये हमारा प्रिजम्पशंस थे जो कि कानूनों के निर्वचन करने के लिए मूलभूत तौर से कोर्ट्स या न्यायालय द्वारा फॉलो किए जाते हैं। इसके साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे, जो कि महाराजा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का लॉ का सिलेबस है। सो कीप स्टडिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।